नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है विज्ञान का चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 3 कौन सा है? धातु एवं अधातु। हम इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है कि धातु किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप नोट करके लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए क्योंकि यह बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है। पहला प्रश्न क्या है? धातु किसे कहते हैं। आप इसे जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। यदि आप एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख ले, फिर इसे दोबारा से देखें और इसे समझे अच्छे से, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 2025 के बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं उसको हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, तो देखिए उत्तर में क्या है कि आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। तो किधर? जो आवर्त सारणी में किधर रहते हैं? बाईं तरफ रहते हैं। और किधर रहते हैं? मध्य में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिनमें धात्विक चमक होती है उसमें क्या होती है? उनमें धात्विक चमक होती है। वे प्रायः तन्य यानी कि उन्हें ताना जा सकता है। आघात वर्धन यानी खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक यानी विद्युत तथा उसमें ऊष्मा उसमें से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। दृढ़ दृढ़ यानी मजबूत होते हैं। और अधिक घनत्व यानी कि घनत्व उनकी क्या होती है? बहुत अधिक होती है, वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं इनके ऑक्साइड? कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। देखिए कुछ देखिए यहाँ पे कुछ धातु दिए गए हैं, जैसे क्या है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि। ये सब क्या है? धातु के उदाहरण है। ये सब क्या है? ये सब धातु है। इनमें क्या होती है? इनमें तन्य होती है, आघातवर्ध होता है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये दृढ़ होते हैं और इसमें ये अधिक घनत्व वाले होते हैं। ये सब क्या है? धातुएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि धातुएं के दो रासायनिक गुण को लिखिए। अब देखिए हमें रासायनिक गुण को लिखना है, तो देखिए पहला रासायनिक गुण क्या है? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। यानी कि जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। जैसे यहाँ पे देखिए HCl। HCl क्या है? एक अम्ल है। अम्ल क्या है? ये अम्ल है। जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और NaCl यानी नमक का निर्माण होगा। समझ में आ गया? ये देखिए दो ठो वो हो गया हमारा क्या? रासायनिक गुण। किसका? धातु के दो रासायनिक गुण क्या है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और दूसरा का है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। कौन? धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अधातुओं के दो गुणधर्म को लिखिए। तो दो अधातु के गुणधर्म लिखने हैं। तो देखिए पहला क्या है कि अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कैसे पाए जाते हैं? जो अधातु होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं? वो गैसीय अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं? गैसीय अवस्था में। अधातुएं सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी कि जो जैसे लोहा को पीटेंगे तो उसमें से एक ध्वनि निकलेगा, ऐसे अधातुओं को पीटने से उसमें से ध्वनि नहीं निकलेगा। उस प्रकार का लोहे की तरह ध्वनि नहीं निकलेगा। या जो धातुओं में से ध्वनि निकलती है वही क्या होती है? सोनोरस ध्वनि होती है। वैसे वो ध्वनि नहीं निकलती किसमें से? अधातुओं में से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है। कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो देखिए उत्तर में क्या है कि सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है सबसे नीचे आती है। कहाँ पे आती है? वो सबसे नीचे रहती है। ये धातुएं काफी काफी कम अभिक्रियाशील होती है। यानी कि ये क्या होती है? ये बहुत ही कम क्या होती है? कि किसी भी ये तत्व या यौगिक से अभिक्रिया करती है। ऐसी धातुएं अपनी से संक्षारित नहीं होती है। यानी कि ये क्या? ये सब आसानी से संक्षारित नहीं हुए, किसी से आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे। ये कौन कौन सी? सोना और चांदी। ये सब क्या है? ये सक्रियता श्रेणी में क्या होती है? सबसे नीचे होती है। इसलिए ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करती है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि धातुओं का वाष्प परिष्करण से क्या तात्पर्य है। जो धातुओं का परिष्करण है उससे क्या तात्पर्य है? देखिए अब देखिए हमारा उत्तर क्या है कि अपचयन अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है। जो अपचयन करते हैं किसी
भी धातु का तो धातु जो हमें प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता है। इनमें अपद्रव्य होते हैं। इनमें क्या होते हैं? अपद्रव्य होता है। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है। यानी कि जो धातुओं में अपद्रव्य होते हैं उनको हम बाहर निकालेंगे तब हमें क्या मिलेगा? शुद्ध धातु मिलेगा। अतः अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्यों को हटाना धातुओं का परिष्करण कहलाता है। यानी कि जब हम धातु में से अपद्रव्यों को निकाल देंगे तो वही क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए दो कमरे के ताप पर द्रव हो। यानी कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। उष्मा का कुचालक होता है। देखिए यहाँ पे धातु बताना है तो कमरे के ताप पे कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? तो क्या होगा? एच जी यानी कि पारा। पारा क्या होता है? हमारा द्रव अवस्था में रहता है। देखिए चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से किसे काटा जा सकता है? जो सोडियम होता है उसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है? पोटेशियम को भी हम क्या कहते हैं? आसानी से काट सकते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम इसे हम क्या कहते हैं? आसानी से काट सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो। यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? देखिए यहाँ पे दिया है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? सोना और चांदी क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि ऊष्मा का कुचालक होता है। यानी क्या करे? ऊष्मा का कुचालक यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना पहुंचा सकता है, यानी पहुंचाता ही नहीं हो तो कौन है? लीड और मरकरी ऊष्मा का कुचालक होता है। लेकिन ये क्या है? ये धातुएं हैं। ये ऊष्मा का चालक नहीं करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? यानी कि मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के दो उदाहरण दें। यानी कि दो ठो ऐसी धातुओं के उदाहरण देना है जो तांबे के मिश्र धातु हैं। तो देखिए उत्तर में हमारा क्या है कि किसी धातु में अन्य धातु या अधातु को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। यानी कि किसी धातु में अन्य धातु मिलाएंगे या फिर अधातु मिला देंगे तो उससे जो इच्छा के अनुसार हम गुणधर्म वाले मिश्र धातु को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तांबे में दो मिश्र धातु निम्न है। जैसे जो तांबा रहता है उसमें क्या रहता है? उसमें दो मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। किससे? पीतल से और कांसा से। किससे मिलता है? पीतल से और कांसा से। जो तांबा रहता है उसमें 80% क्या रहता है? तांबा पीतल रहता है और 90% उसमें जो जो यहाँ पे जो 20% बच जाएगा वो क्या रहेगा? वो कांसा पाया जाता है। क्या रहता है? कांसा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होती है? जो धातुएं होती है वो विद्युत का सुचालक क्यों करती है? यानी कि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों लेके जाती है? इसका उत्तर देखिए। उत्तर क्या है कि धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं? ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत धनात्मक भी है यानी कि इसमें प्लस चार्ज रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यानी कि इनके बाहरी कक्षक में एक या दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तभी ना ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि इसमें विद्युत या फिर ताप रहेगा तो क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा देंगे। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। धातुओं को चालकता उसमें स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यानी कि धातुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत को क्यों पहुंचाते हैं? कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत के ताप के अच्छे चालक होते हैं। यानी कि क्यों अच्छे चालक होते हैं? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वही विद्युत को ले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं? हमारा प्रश्न क्या है? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? देखिए हमारा प्रश्न है। अब बताइए कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए ये प्रश्न है। अब उत्तर हम क्या है कि उत्तर है कि किसी भी तत्व को संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को से निर्धारित होती है। यानी कि किसी भी तत्व के जो उसके संयोजकता उसके परमाणु के जो जब हम उसको किसमें भरेंगे? उनके कोषों में रखेंगे तो उनके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसी पर क्या होता है? संयोजकता आधारित होती है कि कितने इसका संयोजकता होगा। यदि बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता एक हो जाएगी। दो है तो दो हो जाएगी। इसी प्रकार होती है। तो मान लीजिए कि एक तत्व जैसे सोडियम है। क्या है?
सोडियम, सोडियम इसका परमाणु संख्या कितना है? 11 है। इसका परमाणु संख्या 11 है। इस जब इसका परमाणु संख्या 11 है तो जब इसको हम किसमें, इसके कोषों में यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी इसके कक्षकों में इसके इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले कक्षक में 2 भर देंगे, फिर दूसरे में 8, फिर 10 हो गया, अब 1 बच गया, 1 बच गया तो उसे आखिरी कक्षक में भर देंगे। यानी कि अतः इसके परमाणु के बाहरी कोष में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः ये क्या होगा? इसकी संयोजकता 1 होगी। जितनी भी संयोजकता बाहरी कक्षक में होती, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता हो जाती है। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। समझ में आ गया? चलिए ये सब देखिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे और आप ऐसे प्रश्न किए रहेंगे तो आप आसानी से वहाँ पे लिख सकेंगे। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर साझा करें, क्योंकि हम आपके लिए ही यह वीडियो बना रहे हैं और हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम कह रहे हैं कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बस यही हम चाहते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अघातवर्ध तथा तन का अर्थ बताइए। जो अघातवर्ध है और उसका तन है उसका अर्थ बताना है कि क्या होता है। उत्तर में देखिए क्या है कि कुछ धातुओं को पीट कर उनके चद्दर बनाए जा सकते हैं। उनको क्या है, किसी धातुएं हैं, धातुओं को हम पीट कर क्या बना सकते हैं? चद्दर बना सकते हैं। इस गुणधर्म का अघातवर्ध्यता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अघातवर्ध्यता कहते हैं। जब किसी धातु को हम पीट कर चद्दर के रूप में बना सकते हैं तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अघातवर्ध्यता कहते हैं। और धातु अघातवर्ध्य कहलाती है, वो धातुओं को क्या कहते हैं? अघातवर्ध्य कहलाते हैं। और किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं, यानी कि किसी धातु को हम उसे हम एकदम पतला तार के रूप में बनाएं, यानी कि इसे हम क्या बनाएं? तार के रूप में बनाएं, तो उसे क्या कहते हैं? धातुओं के गुणधर्मों को क्या कहेंगे? तन्यता कहते हैं। यानी कि उसे खींचकर कितना लंबा किया जा सकता है उसे क्या कहें? तन्यता कहेंगे। यदि हम किसी को पीट कर चद्दर के रूप में बना देगा तो उससे क्या कहेंगे? अघातवर्ध्य। और उसे तान कर यानी कि उसे तार के रूप में बना दें तो उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तथा धातु तन्य कहलाती है, यानी कि जब धातु को हम तान देते हैं तो क्या होता है? धातु तन्य कहलाती है। अब देखिए, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कि 1 किलोमीटर एक जो 1 ग्राम सोना होता है उससे हम कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यानी कि 1 ग्राम से कितना होगा? 2 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। अब चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संक्षारण से क्या समझते हैं, यानी संक्षारण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर क्या है कि जब धातु सतह, जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है, यानी कि जब धातु में क्या जल, वायु और ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो इससे धातु को संक्षारित होना लगता है, यानी कि वो धीरे धीरे क्या होता है? कटने लगता है। कटने के ऊपर से क्या होगा? जैसे लोहे में क्या होता है? लोहा को अगर हम ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे, उसमें पानी और हवा लगेगा तो क्या होगा? वह धीरे धीरे संचारित यानी उसके ऊपर क्या रस्ट लगने यानी कि मूर्छा लगने लगेगा, तो क्या होगा? वही उसका संक्षारण होता है। तथा इस घटना को संक्षारण कहा जाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहा जाता है। जब इसमें जंग लगने लगता है तो क्या होता है? उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे में कि जो गोल्ड होते हैं, गोल्ड यानी सोना, सोना और चांदी जैसे उत्कृष्ट धातुएं सुगमतापूर्वक संक्षारित नहीं होती है। जो सोना होता है और चांदी होता है उसमें हम आसानी से उसे संक्षारित नहीं होता है, वो क्या है? वो जल्दी से संक्षारित नहीं होता है। जैसे एल्युमिनियम जैसी धातुएं संक्षारित नहीं होती है, एल्युमिनियम क्या होता है? संक्षारित होती नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संक्षारण से बचाने के 3 विधियों को लिखिए। जो संक्षारण होते हैं उससे बचाने के लिए 3 विधियों को लिखना है। तो देखिए उत्तर क्या है कि संक्षारण संक्षारण रोकने की 3 विधियाँ। 3 विधियाँ कौन है? इसको पहला विधि कौन है? यशद लेपन। कौन है? यशद लेपन। दूसरा क्या है? विद्युत लेपन है। दूसरा क्या है? विद्युत लेपन है। और तीसरा क्या है? तीसरा है एनोडीकरण द्वारा। हम किसके? एनोडीकरण द्वारा हम किसे संक्षारण से बचा सकते हैं? विद्युत लेपन द्वारा कर सकते हैं या फिर यशद लेपन द्वारा हम क्या उसे हम बचा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक धातु और एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। यानी कि हमें क्या बताना है कि एक धातु का नाम लिखना है और एक अधातु के नाम लिखना है जो कि वायु के संपर्क में आने पर क्या करता है? जलने लगता है, यानी उसमें आग पकड़ लेता है। तो देखिए सोडियम क्या है? सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही जल उठते हैं। ये तो आपको पता है कि जो सोडियम होता है वो क्या होता है? वो वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है? जलने लगता है। क्या क्या होता है? जलने लगता है। और
उसे अगर पानी में हम डालेंगे तब पर भी वो क्या होगा, जलने लगेगा। क्या है, सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर भी क्या होता है, जल उठता है। और कौन है जो कि अधातु है, श्वेत फास्फोरस। कौन है, श्वेत फास्फोरस ऐसी अधातु है जो पानी में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, यह वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है, जलने लगता है। इसे हम पानी में डाल के रखते हैं। लेकिन सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, न कि पानी में। सोडियम जल से भी अभिक्रिया कर जाता है, इसीलिए हम सोडियम को किस में रखते हैं, उसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। और जो लाल फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस को हम किस में रखते हैं, जल में रखते हैं, क्योंकि वह वायु से अभिक्रिया कर जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्यों। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से क्या करती है, अभिक्रिया करती है, धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होते हैं। यानी कि देखिए, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, क्योंकि जो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन का ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, यानी कि स्वयं जो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O या फिर NO या फिर NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन जो मैंगनीज है, मैंगनीज ही एक ऐसा धातु है जो अति तनु HNO3 या नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और कोई नहीं है जो कि क्या है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल जाए। और बस सिर्फ कौन है, मैग्नीज है। मैग्नीज जो क्या करता है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एनोड पंख क्या है, क्या है, एनोड पंख क्या है, उदाहरण के साथ समझावे। यानी कि हमें एनोड पंख बताना है कि एनोड पंख क्या होता है, और इसे उदाहरण के साथ हमें बताना है। देखिए, विद्युत शोधन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी क्या कहते हैं, जब विद्युत शोधन में हम क्या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु केटायन के रूप में घोल में जाने लगती है। यानी क्या होता है, जब हम विद्युत शोधन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो एनोड पर स्थित अशुद्धि होते हैं वो क्या होता है, केटायन के रूप में घोल में जाने लगते हैं। कहाँ जाते हैं, विलयन में क्या जाते हैं, केटायन केटायन के रूप में जाने लगते हैं। उसकी उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। कैथोड पर क्या हो जाती है, शुद्ध धातु हो जाती है। और जो जो घोल होता है उसमें क्या होता है, केटायन के रूप में कहाँ से, एनोड से निकलने लगते हैं। एनोड से केटायन के रूप में क्या है, घोल में मिलने लगती है। और उतनी ही मात्रा शुद्ध धातु कैथोड पर क्या हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं। घुलनशील अशुद्धियां घोल में चली जाती हैं। जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती है, घोल में चली जाती हैं। अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है। क्या हो जाती है, एनोड के नीचे जमा हो जाते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें एनोड पंख कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। यानी कि हमें एक बताना है कि क्या होता है। देखिए, हमारे कौन कौन से पद हैं, हमें बताना है कि खनिज, खनिज को परिभाषित, यानी खनिज किसे कहते हैं। अयस्क का परिभाषा देना है। गैंग क्या होता है, गैंग का परिभाषा देना है। निस्तापन क्या होता है, निस्तापन, भर्जन, ये सब का क्या, ये सब का देखिए, ये सब का परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर ले, क्योंकि इनका ये बहुत ही, यदि कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम जो बता रहे हैं वही है। अगर आप किताब में जैसे यार किताब से लिखें या फिर कैसे भी, अगर आप अपने कॉपी में जिस प्रकार से लिखें उसी को याद कीजिए, वही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम जो लिखवाए हैं अगर उसमें से याद करेंगे तो उससे आप क्या भटक जाएंगे, उनको आप याद करने में दोबारा दिक्कत होगा। इसलिए जो याद किए हैं उन्हीं को याद कीजिए। अब चलिए देखिए, हम खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज देखिए क्या है कि उत्तर क्या है कि खनिज क्या है, खनिज भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भू प्रकृति पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व होते हैं उन्हें, या फिर यौगिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यह प्रायः खानों में से निकाले जाते हैं। ये क्या है, ये इन्हें हम कहाँ से निकालते हैं, इन्हें खान खान जो खादान रहते हैं उनमें से हम निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अयस्क, अयस्क क्या है कि वैसे खनिज, देखिए अयस्क क्या होते हैं, वैसे खनिज जिनमें धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है। क्या होता है उसमें से, धातु का उत्पादन होता है।
अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं, यानी उसमें धातु के कुछ गुण मिलते हैं। वो उनमें क्या है, उन्हें सेम उसी प्रकार से जैसे धातु का रासायनिक गुण रहेगा, सेम उसके अयस्क में भी उसके भी रासायनिक गुण सेम रहेंगे। अयस्कों के धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि ये जो अयस्क होते हैं उसमें धातु भी अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इससे धातु का उत्पादन सफलता से कम खर्च में होता है, यानी कि इसमें से हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गैंग। गैंग क्या होता है? देखिए गैंग क्या है कि जो पृथ्वी के प्राप्त खनिज अयस्कों में से मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती है। जो पृथ्वी से प्राप्त हम खनिज खनिज प्राप्त करते हैं, अयस्क प्राप्त करते हैं, उसमें क्या होता है? तो उसमें डायरेक्ट तो हमें धातु मिलेगा नहीं। उसमें क्या है? उसमें मिट्टी मिला रहता है, रेत मिला रहता है, आदि कई अशुद्धियां मिली रहती हैं। जो धातुएं तो निष्कर्षण से पहले जो धातु के निष्कर्षण से पहले क्या कहते हैं? अयस्क से अशुद्धियां को हटाना आवश्यक होता है। यानी कि उसमें उसमें निष्कर्षण करने से पहले क्या कहते हैं? उनकी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है कि ये सब अशुद्धियां धातु के काम की नहीं है। ये अशुद्धियां गैंग कहलाते हैं। जो अशुद्धियों को हम बाहर निकाल देते हैं वो क्या होते हैं? उसे गैंग कहते हैं। अयस्कों को गैंग के हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होते हैं। क्या हो? वो रासायनिक और भौतिक गुण पे आधारित होते हैं। इनके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि निस्तापन, भर्जन, ये सब किया जाता है ना। अब देखिए, अब हम अगला प्रश्न हमारा अगला हमारा इसका है, किसका है? निस्तापन का। निस्तापन का परिभाषा देना है। अब देखिए निस्तापन का क्या है कि अयस्क को उसके द्रव्यणांक द्रव्यणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया, जिससे उड़नशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। ये ऑक्सीकरण ऑक्सीलवण ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। अब देखिए हमारा क्या है, अगला क्या है? भर्जन। क्या है? भर्जन। अयस्क को वायु को अनियंत्रित आपूर्ति में उसके वह द्रवणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता तीव्रता से कम गर्म की क्रिया भर्जन कहलाती है। इसमें अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती हैं। यानी क्या होता है? भर्जन में क्या होता है कि जितना इसका जिसमें यह क्या होता है, द्रवणांक होता है, उससे कम तापक्रम हम क्या कहते हैं? तीव्र से गर्म करेंगे। फिर उसमें से जितने भी अशुद्धियां होती है वो किसे ऑक्सीकृत रूप से बाहर निकल जाती हैं। और इसमें जो भर्जन होता है उसमें हम क्या करते हैं? जो उसका जो द्रवणांक का कम तापक्रम होता है उसके तीव्रता से गर्म करेंगे तो क्या होता है? अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? जो आघात वर्धनीयता होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए हमारा उत्तर क्या है कि कुछ धातुओं को पीट कर चद्दर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म का आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि हम धातुओं को पीट पीट कर क्या बनाते हैं? चद्दर बना देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसी गुण के कारण एल्युमिनियम के चद्दर, लोहे के चद्दर आदि बनाए जाते हैं। यदि लोहे में ऐसी गुण ना हो कि उसे हम पीट कर चद्दर के रूप में बना सके, तो अगर लोहे के फूटेंगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन लोहे में यह गुण पाया जाता है, क्या? आघातनीयता का गुण पाया जाता है, इसलिए उसका चद्दर बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम के चद्दर बनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि आप लोहे को जो लकड़ी होता है, लकड़ी को अगर पीट पीट कर चद्दर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम लकड़ी को पीटेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। उसमें आघातवर्धीयता नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए प्रश्न हमारा है कि पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को क्लोर क्लो किरोसिन तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है? हम अभी बताए ना आपको कि जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, उसे हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है उसी को केरोसिन ऑयल यानी केरोसिन तेल कहते हैं। देखिए उसका उत्तर क्या है कि सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व हैं। यानी कि ये क्या है? ये बहुत ही जल्दी से अभिक्रिया कर लेते हैं, यानी किसी भी पदार्थ से किसी भी चीज़ से तुरंत भी अभिक्रिया कर लेते हैं। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है। यानी कि अगर हम क्रियाशील जो केरोसिन ऑयल रहता है अगर उससे बाहर निकालेंगे तो जो वायु है, वायु में से ऑक्सीजन से क्या होगा? वो जल उठेगा। अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। यानी कि अगर हम उसे बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? जल उठेगा, तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगा। यही कारण है कि इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यानी कि इसी कारण हम कहाँ रखते हैं? उसे केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, जिससे इस
की अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप पे अप्रभावित रहता है। यानी कि अगर हम जो केरोसिन आ रहता है, अगर उसमें हम पोटेशियम को सोडियम को डुबो कर रखेंगे, तब वो क्या है, सीधे जो वायुमंडल से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा इस और जलेगा ही नहीं, तो कोई दुर्घटना नहीं होगा। अगर हम केरोसिन ऑयल में नहीं रखेंगे तो क्या वायु से भी क्या कर अभिक्रिया कर लेगा और आग लगने की संभावना रहती है। तो क्या होगा, तो वहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकता है, इसीलिए हम उसे केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं? अब देखिए हमारा उत्तर क्या है कि जो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। जो उनमें अंतरा आणविक यानी दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है ये बहुत ही अधिक होता है। अतः अंतः आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो अंतरा आणविक बल होता है उसको तोड़ने के लिए, यानी कि वो बल बहुत ही पावरफुल होता है। यानी दो अणुओं के मध्य में जो बल लगता है वो बहुत ही पावरफुल रहता है, इसीलिए उनको तोड़ने के लिए क्या होता है, अंतरा आणविक बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जो आयनिक यौगिक है उनको गलना जब उनको गलाएंगे तो उसमें क्या होगा, उनको तोड़ेंगे, बल को तोड़ेंगे तभी ना वो गलेगा। तो उनके तोड़ने के लिए क्या होगा, बहुत ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए अब क्या होता है, उनको उनका उच्च गलनांक जो होता है उच्च होता है। उन्हें गलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण दें। यानी कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उनके हमें उदाहरण भी बताना है कि द्विधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है। देखिए वैसे ऑक्साइड जो द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं, यानी कि उसने क्या, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं और द्विधर्मी भी ऑक्साइड भी कहते हैं, जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं। यानी कि उनमें वो क्या होता है, वो उनमें अम्लीय का भी गुण पाया जाता है और क्षारीय का गुण पाया जाता है, और ये क्या कहते हैं, अम्ल से भी अभिक्रिया कर जाते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कर विभिन्न यौगिक का निर्माण करता है। यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। तो क्या होगा, द्विधर्मी ऑक्साइड उसी को कहते हैं कि जो जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी उनमें अम्ल के भी गुण पाए जाते हैं और क्षार का भी गुण पाए जाते हैं, और वे अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उन्हीं को द्विधर्मी ऑक्साइड या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे देखिए उनको उदाहरण देखिए नीचे है कि देखिए क्या है कि Al2 3 जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, HCl यानी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2O गैस बाहर निकाले, H2O यानी कि जल बाहर निकल गया, और एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा। अब देखिए यही जो है, यही क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड किससे, क्षार यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बना रहा है, सोडियम एल्मोनाइड बना रहा है और जल को बाहर निकाल दें। यानी कि क्या है, ये क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 24 कैरेट गोल्ड सोना का क्या अर्थ है। यानी कि जो 24 कैरेट सोना होता है उसका क्या अर्थ है। देखिए शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यानी जो शुद्ध सोना होता है उसे किस में नापते हैं, उसे जो सोना होता है उसे कैरेट में नापते हैं। किस में नापते हैं, कैरेट में नापते हैं। तो उसको कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट है, यानी 24 कैरेट का शुद्ध सोना माना जाता है। यह काफ़ी नर्म होता है। ये कैसा होता है, बहुत ही नर्म होता है। इससे आभूषण बनाना कठिन होता है, यानी कि इतना नर्म रहता है कि उसे हम आभूषण नहीं बना सकते। आभूषण बनाएँगे तो क्या होगा, वो नर्म से मुड़ जाएगा। यानी आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट की सोने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो गहना रहता है वो 24 कैरेट गोल्ड का नहीं रहता है। कितने, वो 22 कैरेट गोल्ड का बना रहता है। 22 कैरेट गोल्ड थोड़ा कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा व चांदी मिलाया जाता है। उसमें क्या 22 भाग क्या रहता है, उसमें शुद्ध सोना रहता है और 2 भाग क्या रहता है, उसमें तांबा या फिर चांदी मिलाकर बनाया जाता है। किसको, जो 22 कैरेट सोना होता है उसको, उसमें 22 भाग शुद्ध सोना रहेगा और 2 भाग तांबा या चांदी मिला रहता है। लेकिन जो 24 कैरेट सोना होता है उसमें क्या रहता है, उसमें पूरा पूरा शुद्ध सोना हो, उसी को कहते हैं जो 24 कैरेट गोल्ड का बना होता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि चांदी चांदी या सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। जो चांदी होता है, सोना होता है, प्लेटिनम होता है, उसका उपयोग हम आभूषण बनाने के लिए क्यों करते हैं। तो उत्तर हमारा है कि सोना एक कोमल सुनहरे सुनहरे रंग का कीमती धातु है। ये क्या है, बहुत ही कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोनों की अशुद्धि जो सोने की शुद्धता
को कैरेट यानी कि किस में नापते हैं, कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए के समय हम क्या कहते हैं, शुद्ध सोने में क्या कम कीमती धातु जैसे कि तांबा चांदी थोड़ा मिला दिया जाता है, जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। सोने के बने आभूषण 22 कैरेट के होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन आभूषणों में 22 भाग सोना और 2 भाग क्या होता है, तांबा या चांदी को मिलावट मिलावट की जाती है। 24 कैरेट सोना को 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा या चांदी मिश्र धातु कर दिया जाता है। इस प्रकार चांदी तथा प्लेटिनम का भी उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार क्या चांदी का भी और प्लेटिनम का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि धात्विक, जो धात्विक सोनोरस किसे कहते हैं, जो धात्विक होता है उसे उसे किसे कहते हैं। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है, यानी कि जब धातु क्या किसी कठोर यानी कि जो कठोर रहता है उस पर हम टकराते हैं तो उनमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। जैसे लोहे को हम लोहा में टकराएंगे तो क्या होगा, उसमें से एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होते हैं। इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुएं ध्वनिक कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहलाती है। सुकून की घंटी जो सुकून की घंटी जो स्कूल की घंटी होती है, स्कूल की घंटी में निकलने वाली ध्वनि किसके उदाहरण है, इसी का उदाहरण है कि जो स्कूल की घंटी होती है जब उसके बजाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें से धात्विक ध्वनि निकलती है कि नहीं। हाँ, चलिए अगला प्रश्न दे। अगला प्रश्न हमारा है कि एक्वारेजिया से आप क्या समझते हैं, एक्वारेजिया क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग हैं। देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन लोग को कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि यदि आप इसे नहीं करेंगे तो आप समझेंगे नहीं कि कैसे प्रश्न आते हैं। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि यहाँ तक आप देख लिए हैं तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए। यह आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड में आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप ऐसे प्रश्न को देख लीजिए। देखिए क्या है कि एक्वारेजिया 3 संबंधी 1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यानी कि इसमें क्या रहता है, 3 भाग क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है और 1 भाग क्या रहता है, नाइट्रिक अम्ल रहता है। इसमें क्या रहता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है वो रहता है, और नाइट्रिक अम्ल क्या रहता है, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल इसमें का मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, यानी कि गोल्ड को यह क्या करता है, गला देता है। यानी कि अगर इसके विलयन में जो एक्वारेजिया का विलयन होता है उसमें अगर हम गोल्ड को डालेंगे तो क्या होगा, गला देंगे। जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की यह क्षमता नहीं है, यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों गोल्ड को नहीं गला सकते हैं। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मों में से भी एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी आसानी से गला सकता है। यानी कि जो गोल्ड हो प्लेटिनम हो इसको क्या करता है, गला देता है। कौन, एक्वारेजिया। ऐसे जो एक्वारेजिया होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिला रहता है और नाइट्रिक अम्ल का बना होता है। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है वो भी किसी गोल्ड को नहीं गला पाता है, और जो नाइट्रिक अम्ल रहता है वो भी गोल्ड को नहीं गला पाता है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाकर उसमें गोल्ड डालेंगे तो क्या होगा, गोल्ड क्या होगा, उसमें गलने लगता है। धीरे धीरे वो क्या होगा, गलने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि थर्मिट थर्मिट अभिक्रिया क्या है। जो थर्मिट अभिक्रिया है वो क्या है। देखिए आयरन आयरन थर्ड देखिए क्या है कि ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है और काफ़ी ऊष्मा निकलता है। इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य है। जो अयस्क है उसके समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न उत्तर क्या है हमारा कि पृथ्वी से निकाले वाले अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसी अशुद्धियां हटाना अयस्कों को समृद्धिकरण कहलाता है। यानी कि जब हम किसी भी पृथ्वी से अयस्क को निकालेंगे उसमें से मिट्टी रेत जैसी कई अशुद्धियां होता है उनको हम हटाएंगे तो वही का है, समृद्धिकरण कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये सब तो आसान प्रश्न है, लेकिन आसान है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए अब अगला प्रश्न क्या है कि लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। कि लोहे को हम जंग से बचाने के लिए हम क्या क्या कौन से उपाय कर सकते हैं। ऐसे हमें 2 उपाय लिखना है। देखिए लोहे पर लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एडोनीकरण,
एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय किए जाते हैं। इस बहुत से प्रकार हैं, उनको हम क्या करते हैं, उससे जंग लगाने के लिए, बचाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। इससे लोहे का संक्षारण रुक जाता है और लाह की वस्तुएं बर्बाद होने से बच जाती हैं। जो लोहे की वस्तुएं हैं वो बर्बाद होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। चलिए अगला प्रश्न का, हमारा अगला प्रश्न का है कि कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है, क्यों? जो कॉपर होता है उसको अगर हम वायु में ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो उस पे हरे 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 रंग की हल्का सी परत जम जाती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि उस पे हरे रंग की परत आ जाती है? देखिए उत्तर क्या है कि जो कॉपर होता है वायु में उपस्थित आर्द्रता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत, यानी कि जो हरे रंग की परत है, चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। जो कार्बोनेट है कॉपर कार्बोनेट, वो किससे, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जो आर्द्रता नमी रहता है वायुमंडल में उससे क्या करते हैं, अभिक्रिया करके कॉपर क्या बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है। तो ऊपर से जितने भी कॉपर रहेंगे वो क्या हो, कार्बोनेट बन जाएंगे, जो है हरा हरा परत वहीं जम जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि जो हवाई जहाज का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं से क्यों बनाया जाता है, वर्णन करें। तो जो हवाई जहाज का जो ढांचा रहता है वो किससे बना मिलकर बना रहता है, एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। तो क्यों ऐसा बना जाए, अब हमें बताना है। तो देखिए उत्तर क्या है कि हवाई जहाज का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं से ड्यूरेलियम और मैग्नीनियम से निम्नलिखित कारणों से बनाया जाता है। जो ड्यूरेलियम जो ड्यूरेलिमीन होता है, क्या होता है, ड्यूरेलिमीन होता है और मैग्नीनियम होता है। इनका इनसे क्या क्या बनाया जाता है, जो जहाज का ढांचा रहता है इसी से बनाया जाता है। तो क्या है, क्यों बनाया जाता है, तो इसका देखिए कि ये अति हल्की मिश्र धातु है, इस जिसका अवक्षेप घनत्व बहुत कम है। यानी कि ये क्या है, ये बहुत ही हल्की धातु है और इनका अवक्षेप जो घनत्व है वो बहुत ही कम होती है। ये सुचालक होने के साथ कारण विद्युत प्रेषण तारे इनसे बनाई जा सकती है। जो सुचालक होने के कारण इन पे क्या है, विद्युत प्रेषण तारे, जो तारे बनाई जाती है, जो विद्युत विद्युत प्रेरण तारे होते हैं उनको किससे बनाए जाते हैं, इन्हीं से, क्योंकि ये सुचालक होते हैं, यानी विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान तार लेके जा सकती है। इन पर जंग नहीं लगता है, इन पर क्या हो, जंग नहीं लगता है, ये जंग नहीं लगता है, इस पे क्या होता है, इन पे जंग नहीं लगता है। अब देखिए इन मिश्र धातुओं को कठोर बहुत अधिक होता है, यानी कि ये मिश्र धातुएं क्या हो, इनकी कठोरता बहुत अधिक होती है, यानी कि ये बहुत मजबूत होते हैं। ये रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं है, यानी कि ये जल्दी से क्रियाशील नहीं होते हैं, यानी कि किसी भी रसायन से जल्दी से क्रियाशील नहीं होते, इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, जहाज़ों के ढाँचा बनाने के लिए किया जाता है। कौन-कौन है? जैसे ड्यूरेलिमीन है और मैग्नीनियम है। क्या है? ड्यूरेलिमीन और मैग्नीनियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सल्फाइड अयस्क, जो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लवन विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो फेन उत्प्लवन विधि है उसका संक्षेप में वर्णन करना है कि इसका सांद्रण कैसे किया जाता है। तो अब देखिए आप प्रश्न, जो सल्फाइड अयस्क है इसका सांद्रण हमें बताना है कि फेन उत्प्लवन विधि के उपयोग करके। देखिए उत्तर क्या है, उत्तर हमारा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए उन्हें खूब महीन पीसकर पाइप के तेल मिले जल में साथ मिलाकर हवा के झोंके के द्वारा झाग पैदा किया जाता है। यानी कि सल्फाइड अयस्कों को क्या करते, सांद्रण करने के उन्हें हम क्या कहते हैं, खूब महीन पीसकर पाइप के तेल में मिले जल के साथ मिलाकर हवा के झोंके के द्वारा झाग पैदा किया जाता है। जो शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है, जो जो शुद्ध अयस्क होते हैं वो झाग के साथ क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं तथा अशुद्धियाँ नीचे बढ़ जाती है। यही विधि क्या होता है, फेन फेन उत्प्लवन विधि कहलाती है। जब क्या हो, फेन के साथ क्या है, जो सल्फाइड के अयस्क, जो सल्फाइड रहेंगे, सल्फाइड के कण होंगे, वो क्या होता है, झाग के साथ ऊपर आ जाएंगे और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, झाग उत्प्लवन यानी फेन उत्प्लवन विधि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में हमारा क्या है।
अगला प्रश्न हमारा है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? तो इसका हम उत्तर देख लिए थे कि सोडियम को केरोसिन के ऑयल में क्यों डुबो कर रखा जाता है। तो क्या होता है, सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु वायु में खुला छोड़ देने पर यह क्या होता है, आग पकड़ लेती है, इसीलिए मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न है कि वल्कनीकरण किसे कहते हैं? जो वल्कनीकरण होता है वो किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में रबड़ से क्या तात्पर्य है? यानी कि वल्कनीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर क्या है कि सल्फर को प्राकृतिक रबड़ के साथ मिश्र धातु मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर से मिलाकर गर्म करते हैं तो रबड़ अधिक कठोर तथा चमकदार जो लचकदार हो जाता है। क्या होता है, एकदम लचकदार हो जाए। रबड़ एक बहुलक है जिसमें जिसमें एक ही तल में अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसके कारण रबड़ को खींचा जा सकता है, परंतु सल्फर मिलाने से इसका लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि सल्फर रबड़ की श्रृंखला के समान अणुओं के माध्यम आड़े बढ़ जाता है। सल्फर कार्बन परमाणुओं के घूर्णन से भी बाधा 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 डालती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि खनिज और अयस्क क्या है? जो खनिज होता है, अयस्क होता है, वो क्या होता है? लोहे के दो अयस्कों के नाम उसके आणविक सूत्र के साथ लिखे। ऐसे प्रश्न आपको आ सकते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसे एकदम अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। यदि एक बार में न याद हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, एकदम अच्छे से इसे लेकिन याद करिए, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा क्या है कि खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में होती हैं, खनिज कहलाते हैं। यानी क्या होता है, वैसे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे सल्फार और अभ्रक आदि, ये सब क्या है, ये सब खनिज है। अब देखिए अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं कि इन खनिजों को जिनके लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट आदि, ये सब क्या है, ये है अयस्क है। क्या है, अयस्क। लोहे के दो अयस्क के नाम आणविक सूत्र निम्न है। जो दो लोहे के आणविक सूत्र हैं उन्हें देखिए, क्या है कि एक है हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। एवं जो आयरन पायराइट होता है उसका क्या होगा, Fe2 इसका होता है Fe2 होता है, और एक Fe2O3 होता है। ये दो लोहे के अयस्क का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि विद्युत अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं? जो विद्युत अपघटनी शोधन है उससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर हमारा क्या है कि कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, चांदी, सोना आदि जैसे अनेक धातुओं को शोधन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। विद्युत अपघटन में जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित शुद्ध धातु अपघट में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन में कैथोड के को क्या होता है, निक्षेपित हो जाता है। विलयन अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलयशील अशुद्धियां एनोड के नीचे निक्षेपित की जाती है। जैसे एनोड अवपंक कहते हैं, अवपंक। इसको हम ऊपर देख लिए थे इस प्रश्न को। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसे हम आपको या आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि इसको सेम इसी को हम इसके हम ऊपर ये प्रश्न आ गया है, इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जो एलॉय स्टील है वो क्या है? इन्हें तीन एलॉय स्टील के नाम और उनकी संरचना बता लिखिए। क्या है एलॉय स्टील, क्या है? इनकी तीन एलॉय स्टील के नाम और उनकी संरचना लिखने हैं। तो देखिए लोहे के साथ अन्य अधातुओं को मिलाकर प्राप्त की जाने वाली मिश्र धातु स्टील कहलाती है। मिश्र धातु स्टील कहते हैं। क्या होता है, लोहे के साथ क्या कहते हैं, अन्य धातुओं और अधातुओं को मिलाकर जो प्राप्त करने वाली मिश्र धातु है वही कहते हैं। इस जो प्राप्त करते हैं वही का मिश्र धातु स्टील कहलाती है। इसी को कहते हैं एलॉय स्टील कहते हैं। अब देखिए इनके तीन प्रकार होते हैं। क्या होता है, इनके तीन वो क्या होता है, उसे मिश्र धातु यानी कि वही जो मिश्र धातु वही स्टील कहलाती है। अब देखिए
पहला है कि कार्बन। कार्बन स्टील क्या है कि लोहे और कार्बन का मिश्र धातु कार्बन स्टील कहलाता है। जो लोहे और कार्बन का मिश्र धातु वो क्या होता है, कार्बन स्टील कहलाता है। जिसमें कार्बन की मात्रा 0.5% से 1.5% तक होता है। कार्बन के अतिरिक्त सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस तथा मैंगनीज भी होता है। कार्बन स्टील पेच, कील, गाड़ी की पटरियां, गार्डर तथा मशीनें बनाने में काम आता है। समुद्री जहाज, इमारतें तथा वाहन भी इसी से बनाया जाता है। जो कार्बन स्टील होता है उससे क्या, उसमें 0.5% कार्बन, 0.5 से 1.5 तक कार्बन होता है। इसके अतिरिक्त इनमें ढेर सारे क्या रहता है, सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस भी मिलाकर और मैंगनीज भी मिलाया जाता है। इसी से क्या बनता है, कार्बन स्टील बनता है। कार्बन स्टील से जिससे पेच बनता है, कील बनता है, गाड़ी की पटरियाँ बनती है, गाटर जो गार्डर रहता है उसे वो बनता है मशीनें बनाने के लिए। ये सब क्या है, इसका उपयोग किया है। जो समुद्र में हवाई जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, क्या होते हैं, समुद्र में जहाज होते हैं, इमारतें, वाहन आदि, ये सब क्या होता है, वो हम कार्बन स्टील से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, कार्बन स्टील से। अब देखिए क्या है कि स्टेनलेस स्टील। अब देखिए स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील से क्या बनता है कि स्टील जिसमें क्रोमियम, निकिल, तांबा, टंगस्टन या वेंडियम को मिलाया जाता है, उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, क्रोमियम 18% तथा निकिल 8% होता है। यह डेयरी उद्योग, अस्पतालों तथा बर्तन जैसे बर्तन तैयार करने में काम आता है। ये सब क्या होता है, ये बर्तन बनाने में, जैसे अस्पतालों में जो सामान्य होते हैं उनको उपयोग किया जाए, या डेयरी में यानी दूध पात्र को बनाने के लिए इन सब में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील रहता है। और जो कार्बन स्टील होता है वो उस क्या होता है, उसे पेच, कील, गाड़ी, पटरिया आदि से मशीनें वशीनें बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और क्या है, और हमारा अगला है कि मिश्र धातु स्टील है। उस मिश्र धातु स्टील में से क्या होता है, मिश्र धातु स्टील से हम क्या बनाते हैं, लोहे तथा उनके साथ अन्य धातु या अधातु मिलाकर बनाते हैं। क्या है, मिश्र धातु स्टील होता है। अब देखिए, अब धातु कर्म क्या होता है। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। जो धातु कर्म क्या है और इसके विभिन्न चरणों से आप क्या समझते हैं। तो धातु कर्म वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है। क्या होता है, अयस्क से जो शुद्ध धातु है उनका निष्कर्षण होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। देखिए का है कि समृद्धिकरण, अयस्कों को गैंग को हटाने के लिए प्रक्रिया है समृद्धिकरण कहते हैं। जो अयस्कों का समृद्धिकरण, पहले क्या कहते हैं, अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। पहले क्या कहते हैं उसका, जो अयस्कों में से गैंग को हटाते हैं, जो उसमें से अशुद्धियां रहती है, जो अयस्क में से अशुद्धियां निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, समृद्धिकरण। यानी कि जो निकलते हैं उसे गैंग कहते हैं, लेकिन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समृद्धिकरण कहते हैं। अब देखिए फिर दूसरा प्रक्रिया क्या है कि धातुओं का निष्कर्षण। अब धातु का निष्कर्षण करेंगे, इसमें इसके लिए हम क्या करते हैं, निस्तापन या भर्जन, अपघटन आदि विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, या फिर निस्तापन विधि से, या फिर भर्जन विधि से, या अपघटन विधि से हम धातु का निष्कर्षण करेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो धातुओं का परिष्करण है, या अशुद्ध धातुओं को विभिन्न विधियों द्वारा, जैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कि विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा क्या करेंगे, हम शुद्ध धातुओं को अलग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि एक मिश्र धातु क्या है, यानी कि मिश्र धातु क्या है। मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखिए, इसके दो उपयोग लिखिए। यानी कि जो मैग्नीशियम है उसका मिश्र धातु के अवयव को नाम लिखना है और उसके दो ठो उपयोग लाना है। यानी कि जो मैग्नीशियम है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना है। तो क्या है कि यह दो या दो से अधिक धातु अथवा अधातु का समांगी मिश्रण है। ये क्या है, समांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए जैसे पीतल, तांबा तथा जिंक के मिश्र धातु है। कांसा, तांबा आदि टीन मिश्र धातु हैं। ये सब क्या है, मिश्र धातु हैं। जैसे मैग्नीशियम का संगठन क्या होता है कि उनमें 95% एल्युमिनियम रहता है और 5% क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। जिसमें 95% क्या रहता है, एल्युमिनियम रहता है और 5% मैग्नीशियम रहता है। इसी को हम मैग्नीशियम कहते हैं। अब मैग्नीशियम का उपयोग क्या है कि ये हल्की होती है, क्या होती है, हल्की तथा कठोर होने के कारण हवाई जहाज में के भाग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हल्की होती है और कठोर होती है, इसलिए हम इसे इससे क्या बनाते हैं, हवाई जहाज का के भाग बनाते हैं। और यह वाहनों तथा
तुलाओं के भाग बनाने के काम आती है। यानी क्या होता है यह वाहनों के तुलाओं के जिसे भाग बनाने के लिए भी क्या होता है काम में आता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि एल्यूमीनियम के उपयोग बताइए। जो एल्यूमीनियम होता है उसका उपयोग कहाँ-कहाँ पे होता है? तो एल्यूमीनियम का हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाज़ों की बॉडी तथा मोटर इंजन बनाने के काम आते हैं। जो हवाई जहाज़ की बॉडी रहते हैं उसको बनाने के लिए और मोटर को जो इंजन रहता है उसमें भी एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है। यह बर्तन, फोटो फ्रेम तथा घरेलू उपयोग में की ओर अनेक वस्तुएं बनाने में काम आती है। यह बिजली का सुचालक है, इसलिए आजकल बिजली के स्थानांतरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम की बारीक परतों के वो खानों का सामान दवाइयाँ, दूध की बोतलें आदि पैक करने के प्रयोग की जाती है। एल्युमिनियम पाउडर सिल्वर पेंट बनाने के लिए काम आता है। एल्युमिनियम पाउडर एल्यूमिनोथेरेपी में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रम लोहे की पटरियों तथा मशीनों को टूटे भागों को जोड़ने के काम आता है। ये सब क्या है? ये सब देखिए एल्युमिनियम के उपयोग है। अब देखिए लास्ट और आखिरी प्रश्न क्या है हमारा कि अयस्क, जो अयस्क और खनिज में अंतर लिखिए। जो अयस्क होता है और खनिज होता है इसमें अंतर क्या है? तो देखिए क्या है कि जो खनिज धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो खनिज खनिज क्या होता है? धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिक के रूप में प्राप्त होती है, जैसे तांबा हमें पायराइट क्यूपाराइट से प्राप्त होता है। अयस्क जिन पदार्थों खनिजों खनिजों धातुओं और निष्कर्षण सरल उन्हें अयस्क कहते हैं। उन्हें एल्यूमिनियम का असहायक जैसे बक्साइट है तो लोहे का हेमेटाइट है। एल्यूमिनियम का क्या है? बैक्साइट है और लोहे का हेमेटाइट, ये सब क्या है? अयस्क है। देखिए वीडियो को इसी यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम अगला चैप्टर का अगर हम वीडियो बनाएं तो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने बोर्ड की तैयारी एकदम अच्छे से कर सके। इसी प्रकार यदि आप अम, हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए ढेर सारे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए तो धन्यवाद, हम ऐसे ही और वीडियो में मिलेंगे। चलिए।